गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मेरे साथ में जो गाड़ी खड़ी है दैट एक्चुअली हैज अ पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ऐसे में विनफास्ट इस साल एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना चाहता है जो कम्यूटर सेगमेंट को स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में रीडिफाइन कर दे, रिवॉल्यूशनाइज कर दे, एंड दैट इज नन अदर देन विनफास्ट VF3। लेट्स फिगर आउट इन दिस वीडियो ये चलने में कैसी है, क्या ये एक्चुअली MG कॉमेट या टाटा टियागो या पंच EV जैसी महसूस करती है, इसकी मटेरियल क्वालिटी, इसकी ड्राइव क्वालिटी, इसके सस्पेंशंस कैसे हैं इन वियतनाम। वियतनाम एक ऐसी कंट्री है जहां पर विनफास्ट डोमिनेट करता है, ना केवल अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बट यहां पर ये ICE भी बनाता है एंड टू व्हीलर्स को भी यहां पर बनाता है। ऐसे में विनफास्ट VF3 क्या इंडिया में एक्चुअली में बेहतर कर पाएगी? इट्स टाइम टू फाइंड आउट इन दिस वीडियो। कम विद मी गाइस। 3, 2, 1, go! गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले थैंक्स टू निनबिन विनफास्ट फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस व्हीकल, ह्यूज शाउट आउट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इसकी जो की फॉब है वो दो ही मैकेनिज्म के साथ में आती है, दैट मीन्स की लॉक एंड अनलॉक। जब आप लॉक करते हो या अनलॉक करते हो फॉर दैट मैटर, तो इसके जो ORVMs हैं वो यहाँ पर खुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप लॉक करोगे तो उसके ORVMs बंद हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और ऐसा है नहीं। की फॉब जो है वो आपके पास में पैसिव कीलेस एंट्री के साथ में आती है, तो आपको बटन दबाना ही होगा। आप जैसे ही गाड़ी के पास जाते हो ये अनलॉक नहीं होती है, तो आपको अनलॉक करनी पड़ेगी। तो चाबी एक बार तो आपको बाहर निकालनी ही पड़ेगी, उसके बाद आप अपनी जेब में रख सकते हो। एनीवे सबसे पहले अगर मैं लेके चलूँ इस गाड़ी के फ्रंट लुक के तरफ, तो आपको ये कार लाइक लगती है। आपको ये MG कॉमेट जिसका थोड़ा अनकन्वेंशनल डिज़ाइन है बट मटेरियल क्वालिटी, ड्राइव क्वालिटी और जो फीचर्स वो ऑफर करती है दैट इज़ अनमैचेबल। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इसके ये पूरी ग्रिल की, तो आपको जो है वो विनफास्ट के पैटर्न्स या उसके लोगो के जो V है वो यहाँ पर थ्रू आउट द ग्रिल देखने को नजर आएंगे। ये है यहाँ पर पियानो फिनिशिंग, जिससे एक डुअल टोन इफेक्ट यहाँ पर मिल रहा है। एंड बीच में ये जो क्रोम पैटर्न है, ये विनफास्ट अक्सर अपनी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी DRS कुछ ऐसी ही रखती है, तो यहाँ पर आके सबमर्ज होती हैं और एक V का लोगो बनाते हैं। बीच में विनफास्ट का लोगो है। एंड अगेन अगर आप यहाँ पर चलोगे तो आपके पास में क्लियर लैंप्स हैं, जिसको आप पार्किंग लैंप भी कभी कभी कह देते हो, बट दीज आर क्लियर लैंप्स। यहाँ पर आपके पास में हैजार्ड लैंप हैं एंड ये प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप है। यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्टर एलिमेंट्स आपको देखने को नजर आएंगे, बट सब जगह आपके पास में हेलोजन लैंप का ही इस्तेमाल किया गया है। सब जगह हेलोजन ही है, तो कहीं पर भी आपको LEDs का इस्तेमाल होता हुआ नज़र नहीं आएगा। मुझे लगता है यहाँ पर LEDs आ जानी चाहिए अगर वो इंडिया में लेके आना चाहते हैं। नीचे से भी एक स्कूप दिया गया है एंड नीचे वाला पार्ट जो है वो विदाउट एनी डाउट थोड़ा रफ रखा गया है, ताकि जितने भी स्क्रैचेस वगैरह हैं उनसे निजात मिल सके। यहाँ पे कुछ एयर डैम बनाया गया है ताकि एरोडायनामिकली जो है वो इसको ये सपोर्ट कर सके, एंड कुछ पैटर्न इधर ताकि डिज़ाइन जो है वो मोनोटोन ना लगे, एक जैसा जो है वो ना लगे। नीचे अगर आप देखोगे पाइप छोटा सा नज़र आएगा। आई बिलीव ये एयर कंडीशनिंग यूनिट के लिए है, जो एक्सेसिव पानी है एयर कंडीशनिंग यूनिट जो कंडेंसेशन के थ्रू निकलता है वो इससे नीचे जो है वो चला जाएगा। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही अच्छी लगती है ये एंड स्टैंड आउट करती है क्राउड में। एक छोटी सी गाड़ी, एक मिनी गाड़ी जो आपका डेली कम्यूट का सपना फ्रॉम अ बाइक टू अ कार स्विच करने का पोटेंशियल रखती है। अगर आप इसका ये हुड देखोगे तो देयर इज़ अ स्कूप, यहाँ पर आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा बट इस एंगल से थोड़ा आपको लगेगा कि ये स्कूप थोड़ा सा है एंड बहुत सारे कर्व्स हैं इसके अंदर। यहाँ पर भी ये जो वाइपर सेट है दीज आर नॉर्मल, कुछ ज़्यादा इनके अंदर नहीं है, बट ये जो थ्रो है इनका वाइपर्स का ये मुझे काफ़ी पसंद आया। ये जो हुड है ना, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो गाइस, दिस इज़ द फिक्स्ड हुड। कोई भी इसके अंदर जो है वो आप ईजिली इसको किसी भी तरीके से अनलैच करके ओपन नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से देखो इसको जो है वो हुक किया गया है। तो आपके पास में एक टूल किट दी जाती है, उस टूल किट के थ्रू आप यहाँ पर से जो है वो इन नट्स को खोलोगे दोनों साइड के, और फिर ये हुड जो है वो यहाँ पर खुलता है। तो एक्चुअली में इसके नीचे जो है जितना भी मैकेनिकल एस्पेक्ट रखा गया है, जितने भी इंजीनियरिंग पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स हैं, मोटर है, बैटरी पैक है, छोटा बैटरी जो एक्चुअली अप्लायंसेस को रन करने के लिए है, वो सब नीचे ही ऑफर होता हुआ नजर आएगा। गाइस एक ना डायमेंशन कंपैरिजन हो जाए विद कॉमेट, क्योंकि इसकी जो टफ राइवलरी है वो एक्चुअली कॉमेट के साथ ही बनती है। टियागो शायद आपको थोड़ा लीग से बाहर होती हुई नजर आएगी, बट पंच EV होने आने की वजह से अब टियागो बहुत ज़्यादा सेंस बनाती नहीं है, क्योंकि लो रेंज पंच EV का बहुत इंप्रूव कर दिया है। एनीवे ये इसकी जो लेंथ है ना ओवरऑल वो ऑलमोस्ट 3200 मिलीमीटर्स की है, मेकिंग इट
मोर कैपेबल, क्योंकि जब लेंथ बढ़ती है तो ऑब्वियसली इंटीरियर का स्पेस भी बढ़ता है, ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन जो है वो निकल के आता है। जबकि यहाँ पर कॉमेट 2974 मिलीमीटर की है, इसकी विड्थ भी कॉमेट से बहुत ज़्यादा है, 1679 मिलीमीटर की इसकी विड्थ है, जबकि कॉमेट 1505 मिलीमीटर पे है। हाँ, इसकी हाइट ज़रूर मैं कहूँगा कि कॉमेट से थोड़ी कम है, 1622 मिलीमीटर की है, जो कि 18 मिलीमीटर कम है कॉमेट के कंपैरिजन में। बट व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू व्हील बेस, 2075 मिलीमीटर का व्हील बेस आता है एंड इट ऑफर्स अ ग्रेट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 191 मिलीमीटर, जो कॉमेट के मुकाबले काफी ज्यादा है गाइस। ऑलमोस्ट 30 मिलीमीटर का जो है वो डिफरेंस है, 26 मिलीमीटर टू बी प्रिसाइज। ये जो डायमेंशंस है वो एक्चुअली थोड़ा बेहतर इसको फील कराती हैं, एक कार लाइक अपीयरेंस जो है वो फील कराती हैं। एंड कुछ वो जो मिनी एसयूवी, माइक्रो एसयूवी का टैग इंडिया में है, वो ज़रूर इस गाड़ी के साथ में यहाँ पर लग जाता है। बट देयर इज़ अ थिंग जो मुझे इसकी साइड प्रोफाइल से आपको बतानी है। सो गाइस, जब आप इसकी साइड प्रोफाइल पे चलोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर दिए गए ये जो प्लास्टिक की क्लैडिंग है ना, दिस इज ग्रेट। और ये वाइड व्यू देती है, जो वाइड बॉडी हमेशा इंडियंस को पसंद आती है, वो बाद में करवाते हैं या कस्टमाइजेशन में। आप देखो, वाइड बॉडी इज़ द फर्स्ट थिंग। जब भी आप गाड़ी मॉडिफाई करवाते हो उससे विड्थ जो है वो ज़रूर बढ़ती है। शायद ये रीज़न है कि इसकी विड्थ जो है वो ज़रूर इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि ये वाइड बॉडी, ऐसा लगता है इसके ऊपर वाइड बॉडी किट लगाई गई हो। तो यहाँ पर भी प्लास्टिक आपको जो है वो रफ मिलेगी। थैंक गॉड उन्होंने यहाँ पर पियानो फिनिशिंग का इस्तेमाल नहीं किया, अननेसेसरी स्क्रैचेस जो है वो बचेंगे। ये रॉ प्लास्टिक ही ज़्यादा बेहतर लगती है, स्पेशली इस कलर के साथ में तो बखूबी जा रही है। अब ये जो टायर्स हैं, मैकफर्सन स्टड्स इसमें जो है सस्पेंशन के तौर पे लगा हुआ है। 175 रेडियल 16 इंचेस के टायर्स हैं और ये जो टायर साइज है वो काफ़ी बड़ा है गाइस। ये एक्चुअली स्विफ्ट सेगमेंट, ग्रैंड i10, डिज़ायर और इन सेगमेंट, अमेज के सेगमेंट के जो है वो टायर साइज जो इसमें दिए गए हैं। ये वियतनाम में तो काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ की सड़कें कंपैरेटिव टू इंडिया बहुत अच्छी है, स्मूथ है, आपको रफ रोड, रफ पैचेस जो है वो ज़रूर नहीं मिलेंगे। बट अगर आपको इंडिया में आना है तो आपको ये टायर साइज ना केवल सस्पेंशन ट्रेवल की वजह से कम करना पड़ेगा, बट रेंज ज़्यादा ऑफर करने की वजह से भी कम करना पड़ेगा। 155 आई बिलीव वुड बी गुड। अगर आप 155 75 रखोगे तो रोलिंग रेजिस्टेंस भी जो है वो कम होगी, विच विल इवेंचुअली इंक्रीज द रेंज ऑफ दिस व्हीकल। अभी देखो आप, सस्पेंशन ट्रेवल बहुत कम है और यहाँ पर तो हालांकि फील कम हो रहा है, लेकिन अगर आप अंदर में भी देखोगे तो सस्पेंशन ट्रेवल आपको थोड़ा कम ही नजर आएगा। जो साइड वॉल है उसके वो वाइड रखो, 75 ही रखो, बट 155 जो है वो मुझे लगता है कि हो जाना ज़्यादा बेटर होगा। आप कॉमेट में भी देखोगे तो 145 टायर साइज है, वो भी रेडियल 12 इंचेस के टायर्स के साथ में। यहाँ पर रेडियल 16 आ रहा है गाइस, जो एक्चुअली हमारी एंट्री लेवल से भी ऊपर गाड़ियाँ जिनमें आप स्विफ्ट वगैरह देखते हो वहाँ पर भी जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही देखने को नज़र आते हैं। अब ज़रा मैं बात करूँ इसके साइड डिज़ाइन की। ये जो फ्लोटिंग डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी पसंद आया है और ये जो है वो इंक्रीज़ होते हुए ऐसे विंडो एरिया को बहुत बड़ा कर देता है। अब अगर आप इसका केवल विंडो एरिया देखोगे, ये देखो कितना बड़ा विंडो है दोस्तों, ये बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से एरी कैरेक्टर जो है वो ज़रूर गाड़ी के अंदर एड ऑन होगा और गाड़ी के अंदर लाइवली फील करोगे आप। यहाँ पर भी अगर आप इसका क्वार्टर मिरर देखोगे जो काफ़ी बड़ा दिया गया है, एंड ये मुझे लगता है कि MG कॉमेट से थोड़ा बड़ा क्वार्टर मिरर आपको यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। आपके पास में साइड माउंटेड जो है वो चार्जिंग पोर्ट्स है, थैंक गॉड साइड माउंटेड दिए गए हैं। फ्रंट माउंटेड जस्ट लाइक MG कॉमेट नहीं दिए गए, क्योंकि फ्रंट से स्ट्राइक होने के ना चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब फ्रंट में दी जाता है चार्जिंग पॉइंट्स तो अगर गाड़ी सामने से टकरा रही है तो चार्जिंग पॉइंट डैमेज होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। साइड से हालांकि चांसेस थोड़े कम होते हैं कि वो स्ट्राइक करे या डैमेज ज़्यादा पहुंचाए, क्योंकि मोशन एक्चुअली लीनियर होता है, तो वो साइड हिट ही एक्चुअली डैमेज पहुंचा सकती है। और जब लीनियर मोशन में कभी हिट होता है तो वो इसी साइड पे पैनल पे डैमेज पहुंचाता है, ऐसे कभी स्ट्राइक नहीं होता। जनरली आप देखोगे इस तरीके से ही स्ट्राइक होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे तो आपके पास में ये व्हील कैप्स हैं विच मे लुक लाइक एलॉय व्हील्स, बट एक्चुअली इस सेगमेंट में एलॉय व्हील की ज़रूरत भी नहीं है, विच विल ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द कार, जो कि सेंसेबल एक्चुअली में नहीं है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल अगर आप देखोगे, डिपार्चर एंगल स्पेशली बहुत बड़ा डिपार्चर एंगल है, तो ये कभी भी पीछे से और आगे से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। कभी भी गाड़ी को चढ़ाने में, उतारने में। ब्रेक ओवर एंगल भी इसका बढ़िया है क्योंकि व्हील बेस जो है वो कम है, एंड साथ ही साथ आप देखोगे ग्राउंड क्लियरेंस भी तकरीबन 190 मिलीमीटर, बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। हैट्स ऑफ टू द जॉब डन बाय विनफास्ट इंजीनियर्स हियर। अब अगर मैं इसके रियर प्रोफाइल में चलूँ तो आपको यहाँ से भी ये
कार लाइक अपीयरेंस ही देगी। और यहाँ पर भी एक्चुअली हेलोजन का इस्तेमाल ही किया गया है, कोई भी आपके पास में LEDs नहीं है या 3D लाइट्स नहीं है, आपके पास में टर्न इंडिकेटर है, रिवर्स लैम्प है, दीज आर ब्रेक लैम्प्स। एंड यहाँ से पूरा पीछे तक अगर आप देखोगे तो क्रोम की जो है वो स्ट्रिप जाती है, विनफास्ट VF3 की बैजिंग इधर है। नीचे अगर आप देखोगे तो 2 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को नजर आएंगे, कोई भी डिफॉगर यूनिट जो है वो नहीं है। आई थिंक जो कॉमेट के अंदर भी यहाँ पर डिफॉगर यूनिट है, वो यूनिट नहीं है एक्चुअली, वो एंटेना का पार्ट है। कॉमेट के अंदर भी डिफॉगर, आई बिलीव एज पर माई नॉलेज, डिफॉगर जो है वो नहीं आते हैं। यहाँ पे शार्क फिन एंटीना दिया गया है, गिविंग इट अ प्रीमियम टच। बट हाउ इज द बूट, यहाँ पर जरा मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, देयर यू गो, कुछ ऐसा रिक्वेस्ट बटन है। यहाँ पर बूट जो है, बूट के मामले में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, आप शायद अपना ऑफिस बैग वगैरह ही यहाँ पर रख पाओगे, या शायद वो भी ना आए, लैपटॉप बैग वगैरह ही जो है वो यहाँ पर आ सकता है। बट ये सीट जो है वो इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के साथ में आती हैं, और आप चाहो तो इन सीट्स को नीचे भी डाल सकते हो, जस्ट लाइक दिस। तो ये इजीली नीचे चली जाती हैं, फ्लैट हो जाती है, और फिर आपके पास में स्पेस ज़रूर बचता है। अगर आप चाहो तब यहाँ पर सामान वगैरह लोड अनलोड कर सकते हो, क्योंकि जनरली आप देखना जो इस सेगमेंट की इस तरीके की गाड़ियाँ होती हैं वो आप देखोगे 1 या 2 बंदों के साथ ही चलते हो, या फैमिली के कुछ मेंबर्स हों तो वो छोटे डिस्टेंसेस के लिए ही कंसिडर की जाती है इस तरीके की कम्यूटर सेगमेंट कार्स। तो इट्स टाइम वी शुड एंटर इनसाइड द कार, और मैं आपको इंटीरियर चेकआउट कर रहा हूँ इसके। देखो जब भी इनग्रेस करोगे ना तो आप देखना, सबसे पहले तो ये मैं आपको पास में दरवाजे का हैंडल दिखा देता हूँ। ये पियानो फिनिशिंग में है, अच्छा टच जो है वो यहाँ पर दे रहा है। एंड आपके पास में एक मैनुअल की होल भी है, की एक्सेस करने के लिए मैनुअली यहाँ से इसको खोलते हैं। ये इसका दरवाज़ा आप देखो कितना बड़ा दरवाज़ा है, ये वाइड एंगल में भी बड़ा लग रहा है। अगर मैं इसको 1x कर दूं तो ये देखो कितना बड़ा ये जो है वो दरवाज़ा आपको देखने को नजर आएगा। बट यहाँ पर कुछ ऐसा प्रीमियम टच वगैरह नहीं दिया गया है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हूँ विद द क्वालिटी, क्योंकि राइटली अलाइंड नहीं है। देखो इसमें मोशन है हल्का सा, तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी। बाकी प्रीमियम टच वगैरह तो कम्यूटर सेगमेंट है, इसमें आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर भी नहीं सकते, बट स्टिल दे हैव गिवन यू फैब्रिक टच हेयर। छोटा सा आर्मरेस्ट है जिसपे आप हाथ वगैरह रख सकते हो, मीनवाइल जब आप ड्राइव करते हो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। ये कुछ आप ग्रैब करने के लिए जब आप खोलोगे और बंद करोगे, एक बॉटल होल्डर है। 2 ही स्पीकर्स आते हैं इसके साथ में, और एक स्पीकर इधर है, एक स्पीकर हालांकि उस साइड है। मेरे ख्याल में विनफास्ट यहाँ पर जो है वो एसेसरी एड ऑन देती है, आई एम नॉट श्योर। आप स्पीकर्स को जो है वो बढ़ा सकते हो, क्वालिटी वगैरह जो है वो आफ्टर मार्केट भी आपके पास में ऑप्शन होते हैं। ये जो सीट्स हैं दीज आर कंफर्टेबल इनफ, और अगर हम इन सीट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर फैब्रिक का ही इस्तेमाल किया गया है, और इंटीग्रेटेड जो है वो हेडरेस्ट आपको देखने को नजर आएंगे विद दीज पैटर्न्स। डुअल टोन ट्रीटमेंट में ये पैटर्न्स हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये फैब्रिक जो है वो आगे होता हुआ जाता है, एंड एक अच्छा सा अंडर थाई सपोर्ट जो एडजस्टेबल तो नहीं है, हम मांग भी नहीं सकते हैं इस प्राइस में, बट दिया है दैट इज कंसिडरेबल। यहाँ पर देखो कितना बड़ा आपके पास में फेक पैडल है, और ये रेस्ट करने के लिए सफिशिएंट। अगर आपका साइज 12 भी है ना, तब भी आप इजीली अपने पैर को यहाँ तो अकोमोडेट कर पाओगे। इधर भी आपके पास में ब्रेक एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स के लिए पैडल्स जो हैं वो दिए गए हैं। इधर अगर आप जैसे ही इनग्रेस करोगे ना तो आपके पास में आएगा ये बेहतरीन स्टीयरिंग व्हील। अब इसका डिज़ाइन देखो, 4 स्पोक लगता है, विनफास्ट की जो है बैजिंग बीच में दी गई है। एयर बैग आपको इधर देखने को नजर आएगा, बट जब ये इंडिया में आएगी तो एयर बैग की जो संख्या है वो एक्चुअली बढ़ानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में यहाँ पे एक ही एयर बैग आता है, कहीं और पे जो है वो मेंशनिंग भी नहीं है, और इसका ब्रोशर भी जब मैं रीड कर रहा था तो एक ही एयर बैग था। यहाँ पे आपके पास में कॉल पिकअप एंड ड्रॉप का जो है वो यहाँ पर बटन दिया गया है। एंड अभी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। देयर इज़ अ वे टू स्टार्ट द कार, ये है की फॉब। अब मैं जब तक इसकी की फॉब यहाँ पर इसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पर नहीं रखूँगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मैं डबल टैप करता हूँ, देयर यू गो, गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है। फिलहाल एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है वो ऑन हो गया। इसको ब्लोअर को कम कर देते हैं, मुझे ज़रूरत तो है बट ब्लोअर की स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं। एनीवे, मैं स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे फ्लैट बॉटम दिया गया है ताकि आपका पैर वगैरह ना टकराए, और विनफास्ट का लोगो इधर जो है वो आपके पास में गियर मॉड्यूल देखने को नजर आ रहा होगा। सो दिस इज गियर मॉड्यूल। यहाँ पे रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड पार्क का बटन है। इधर जो है वो पार्किंग का शॉर्टकट बटन भी दिया गया है। इस तरफ हालांकि ये जो लीवर्स हैं वो लैंप्स के हैं जो हेलोजन प्रोवाइड किए गए हैं, एंड ये लीवर जो है वो आपके पास में कुछ ऐसे हैं। अब जैसे ही आप ये बटन दबाओगे तो ये देखना है ना मस्त चीज़। तो इसका जो जेट का थ्रो है
वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। और इससे ना पूरा वाइडली स्प्रेड, देखो यहाँ तक तो पूरा पूरा साफ किया उसने, और उधर भी देखो कितना एरिया जो है वो इसने साफ किया। जनरली आप देखते नहीं हो इस तरीके से गाड़ियों में इतना बड़ा एरिया जो है वो साफ कर देते हो, एक कर्व बनाता है और फिर छोटा कट डाल के एक और कर्व बनाता है, बट ये पूरा पूरा विंडशील्ड जो है वो यहाँ पर आप कवर होते हुए देखोगे। इधर आपके पास में है ये सनवाइजर, जिसके ऊपर कोई भी वैनिटी मिरर या लाइट नहीं है। सेम इज विद दिस ऑल्सो, यहाँ पर भी आपके पास में एक हेलोजन लैंप ही मिलेंगे, बट 2 लैंप आपको ऑफर की गई हैं। आपके पास में IRVM के तौर पर कुछ ऐसा IRVM है और डे नाइट के साथ में ये ऑफर किया गया है। ये है इसके AC के वेंट्स यहाँ पर, और ये एक अच्छा सा एलिगेंट सा टच यहाँ पर क्रीमी टच जो है वो दिया गया है। AC के वेंट्स आपको बहुत बड़े बड़े से जो है वो नज़र आएंगे, एंड इनकी ब्लोअर की स्पीड भी काफ़ी कामयाब है, काफ़ी अच्छी है। ये आपके पास में विंडो के कंट्रोल्स हैं दोनों तरफ के, किसी में भी आपको जो है वो 1 टच डाउन नहीं मिलता है। इधर अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है AC के कंट्रोल्स, और ये जो कंट्रोल्स हैं वो एक्चुअली मैनुअल कंट्रोल्स ही हैं। आपके पास में कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आएगा। लॉक अनलॉक का बटन इधर दिया गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो USB-C टाइप है। अब जब आप इंडिया में आओगे तो आपको एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई भी यहाँ पर देना पड़ेगा, वरना लोग जो है वो काफ़ी जल्दी नाराज़ हो जाएंगे। ये स्पेस दिया गया है, वो वाला स्पेस है, तो स्पेस मैनेजमेंट इस टॉप नॉच। मेरे जो पैर है ना एकदम फ्री है, मतलब इस सेगमेंट में क्या मुझे लगता है क्रेटा या उससे भी ज़्यादा सेगमेंट में मेरे पैर कभी इतने फ्री नहीं रहते, एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई इट, क्योंकि ये जो बॉटम कंसोल होता है ना बहुत आगे तक स्ट्रेच हो जाता है, और उसके ऊपर बहुत सारे फीचर्स बटन्स अकोमोडेट कर देती हैं कंपनीज, जिसकी वजह से हाँ फ्री फील नहीं करते हो। यहाँ पर हालांकि अलग है, मुझे लगता है इसी वजह से फटीक जो है वो आपको थोड़ा लेट आएगा, बट इसकी रेंज इतनी नहीं है कि आपको फटीक का एक्चुअली डाउट भी यहाँ पर आए। इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। ये कुछ इस तरीके का आपके पास में, ये कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स है, कूल्ड वगैरह नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है, सफिशिएंट इनफ। इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर भी रख पाएंगे। डैशबोर्ड का लेआउट कुछ ऐसा है, काफ़ी बड़ा सा, यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिया गया है, बट ये एक्चुअली भी किसी भी सेंस में यूज़फुल नहीं है। यहाँ पर आप सामान वगैरह भी नहीं रख सकते क्योंकि ये स्लैंटेड है, नीचे की तरफ है। तो द ओनली स्क्रीन लेफ्ट हियर इज दिस इज द 10 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो आप यहाँ से देखो कंट्रोल होते हुए। इसका जो टच सेंसिटिविटी है वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगा है, हल्का सा उसके अंदर जो है वो लैग है, हल्का सा। आज से कुछ 3-4 साल पुराना जितने भी इंफोटेनमेंट सिस्टम हुआ करते थे उनकी ज़्यादा ये मेरे को याद दिलाता है। दिस इज़ फॉर ORVM कंट्रोल, कोई बटन नहीं है इन ORVM को कंट्रोल करने के लिए, तो आपके पास में यहाँ से जो है वो बटन्स ऑफर किए गए हैं। ये है इसका होम, और यहाँ से आपके पास में मेन्यू है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको देखने को नज़र आएंगे, एंड बहुत सारे बटन्स हैं। अब एक्चुअली में ये इंग्लिश में नहीं है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ज़्यादा, बट ये सेटिंग का है, यहाँ पर जैसे म्यूजिक का है, यहाँ पे कॉल का है, यहाँ पे अगेन व्हीकल सेटिंग का है, यहाँ पे EV से रिलेटेड कुछ बटन है। आई डोंट नो व्हाट इट इज सेइंग, बट एनीवे इसको करते हैं बंद। यहाँ पर आप देखोगे दिस इज फॉर ऑल द डैशबोर्ड सिंबल्स। इसको होम पे दबाते हैं तो ये जो है वो पूरे डैशबोर्ड सिंबल्स यहाँ पर आपको देखोगे। ऑडोमीटर अगर आपको 0 करना है या कुछ और सेटिंग जो है यहाँ पर करनी है, ये उसके लिए दी गई है। तो यहाँ पर गियर मोड्स आप देख पा रहे होंगे, इधर कितनी 50% बैटरी है, 108 किलोमीटर ये रेंज दिखा रही है। इको मोड पर है, एंड सीट बेल्ट्स वगैरह, रिमाइंडर, पार्किंग ब्रेक एंगेज है, ये तमाम चीज़ें आपको यहीं से ऑफर होती हुई नज़र आएंगी। तो ये कुछ डिज़ाइन है, ये कुछ लेआउट है। इट्स टाइम कि हम इसकी सेकंड रो में चलें। सो देखो इनग्रेस करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही जैसा आप MG कॉमेट में देखते हो। तो आपको ये लीवर जो है वो डाउन करना होगा, ये इससे थोड़ा आगे चली जाएगी और ये स्पेस बन जाएगा। अब ये जो एरिया है, दिस इज़ द ओनली वे टू गो इनसाइड। अब यहाँ से मैं अंदर आ चुका हूँ। क्या ये स्पेस लिवेबल है? टू बी वेरी फ्रैंक इट इज़ नॉट, क्योंकि फॉर अ पर्सन लाइक 5 फुट 10 इंच उनके उसके लिए बहुत ज़्यादा लिवेबल नहीं है। बट आप एक्चुअली में 50, 60, 80 किलोमीटर्स तो यहाँ पर चल सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लो, दोबारा फिर 50, 60, 80 किलोमीटर्स जो है वो आप यहाँ पर चल सकते हो। क्या कैसा हेडरूम है? हेडरूम इज शॉकिंग मी, काफ़ी अच्छा हेडरूम है। नी रूम जो है वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लेग रूम भी नहीं है, अंदर थाई सपोर्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, बट शोल्डर रूम इज़ डिसेंट। 2 लोग तो यहाँ पर आ पाएंगे। ऑब्वियसली बहुत मोटे मोटे मेरे जैसे लोग तो जो है वो नहीं आ सकते, जिनका वेट ऑलमोस्ट 95-97 kgs का है, वो लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। बट डेफिनेटली फॉर पीपल लाइक 70 kg 75 kgs मुझे लगता है वो कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ पाएंगे। इधर भी आपके पास में एक कैन होल्डर है, कोई पीछे जो है वो आपके पास में और एकोमोडेटिंग या लाइव ईजनिंग थिंग्स जैसे USB स्लॉट या कोई AC वेंट, उस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नज़र नहीं आएंगी। बट यू डेफिनेटली हैव
3 पॉइंटेड सीट बेल्ट है, अच्छा हेडरूम, अच्छा व्यू, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। देखो काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो दोनों तरफ ही मुझे ऑफर होता हुआ नज़र आ रहा है। दीज हेडरेस्ट आर नॉट ऑफ दैट मच यूज टू मी, तो बहुत ज़्यादा मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, शायद थोड़ा लीन होके कर पाऊँ। हाँ, अब ये मुझे सफिशिएंट लगा। तो फॉर अ पर्सन लाइक 5 फुट 6 इंच 5 फुट 7 इंच आई फील उनके लिए काफ़ी यूजफुल यहाँ पर रहने वाले हैं। इट्स टाइम वी शुड गो फॉर अ ड्राइव गाइज। तो विनफास्ट की चाबी हम लोगों ने को जो है वो स्पोर्ट में डालनी होगी, तभी ये स्टार्ट होती है। अभी तो गाड़ी वैसे स्टार्ट है तो अब आप निकाल सकते हो, बट ये यही इसकी पोजीशन यही रहती है। जब तक आप इसको इसकी पोजीशन में नहीं डालोगे तब तक विनफास्ट VF3 स्टार्ट नहीं होगी। 2 इशूज़ जो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक तो ये जो रिक्लाइन और डिक्लाइन एंगल के लिए जो लिवर दिया गया है ना, उसको डिक्लाइन करते टाइम ये हल्का सा मेरे पैर पे, थाई पे मैं कहूँगा, या हिप्स पे हल्का सा टच होता है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सीट बेल्ट, इसकी हाइट थोड़ी छोटी है। ये अगर यहाँ पर आ जाए हाइट, तो अकॉर्डिंग टू आर हाइट, इंडियन हाइट जो एवरेज हाइट है, उसके हिसाब से थोड़ा फिट हो जाएगा। अभी एड्रेस करते टाइम आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये सीट बेल्ट लगाने में, बट जब आप लगाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि थोड़ा नीचे है कंपैरेटिव टू अदर कार्स इन द सेगमेंट, या हम जो गाड़ियाँ चलाते हैं। बाकी कोई इशू जो है वो अभी फिलहाल है नहीं। गियर लिवर्स वगैरह इधर हैं, इस साइड राइट साइड। तो मैं अभी इसको ड्राइव मोड पे डालता हूँ। जैसे ड्राइव मोड पे डालूंगा तो यहाँ पर D आ जाता है। तो लेट्स सी, ORVM दोनों मेरे हिसाब से जो है वो एडजस्टेड है। मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी पहली बार चला रहा हूँ, तो मेरे लिए शुरुआती में थोड़ा सा परेशानी थी, लेकिन अब कैलिब्रेट कर लेता है दिमाग। आपको पता चल जाता है 5 मिनट के अंदर ही कि आपको कौन सी लेन में एक्चुअली गाड़ी को रखना है। तो इसको चलाते टाइम मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि जब आप इसको समर्स में चला रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपका जो ब्लोअर है वो ऑन रहेगा, और इसकी ब्लोअर की जो वॉल्यूम है ना, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मतलब एक्चुअली में इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है, तो जो एयर फ्लो है वो बिल्कुल आपके हाथ के आसपास, मुंह पर, जहाँ पर आपको चाहिए होता है वहाँ पे लग रहा होता है। एंड दिस इज़ बिकॉज बहुत बड़े AC के वेंट्स हैं। ये चीज़ मुझे फिलहाल फील हो रही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस से। देखो अच्छा दौड़ रही है गाड़ी, और पता है क्या, जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, और जब आप गाड़ी को चला रहे होते हो, तो आपको कहीं से भी लगता नहीं है कि आप छोटी गाड़ी चला रहे हो। यार ये बाहर से माहौल ज़रूर बनाती है एक छोटी गाड़ी की, बाहर से दिखने में ऐसा लगता है कि यार सच में बहुत छोटी सी लग रही है यार ये गाड़ी तो, बट जब आप गाड़ी के अंदर होते हो ना, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं कोई अपर सेगमेंट की गाड़ी चला रहा हूँ, कोई स्विफ्ट सेगमेंट की गाड़ी चला रहा हूँ। तो मे बी शायद वो जो विड्थ का फिनोमिना यहाँ पर आया था, मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा विड्थ है, तो इसी वजह से जो है वो ये गाड़ी लगती भी है अंदर से बैठने में कि आप एक नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो। सो दिस इज फॉर श्योर। तो आपको छोटी तो ये चलाने में एक्चुअली में कहीं से नहीं लगेगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अनलाइक कॉमेट, इसका जो पूरा बोनेट है ना, ये पूरा विजिबल है यहाँ से। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग। अभी हमारे लिए जो है वो हम लोग लेफ्ट ले लेते हैं, चलिए खींचते हैं गाड़ी को। लेट्स सी व्हाट इज द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है। यहाँ के रूल्स थोड़ा डिफरेंट है इंडियन मेंटालिटी के रूल्स के हिसाब से, क्योंकि जो इंडियन माइंडसेट है वो तो भाई अलग लेवल पे चलता है। 85 इजीली क्रॉस कर गई है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो मोटर की आवाज़ है ना स्पिन होने की, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक्चुअली दब जाती है, वो यहाँ पर अंदर तक एविडेंट है। आवाज़ जो है वो अंदर तक आती है। वी आर एट 89, 92, 96, 100, 102, 103, 103 पे आके जो है वो गाड़ी स्टेबल हो जाती है। उसके बाद जो है वो कोई स्पीड नहीं है। हालांकि जो क्लेम्ड स्पीड है मेरे ख्याल में 100 की है जो विनफास्ट क्लेम करती है, बट ये एक्चुअली उससे ज़्यादा चलती है। तो अपनी लेन में ज़रा आ जाते हैं। और तो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि जो आवाज़ है वो एक्चुअली अंदर तक आती है, बट एक टाइम के बाद में विंड नॉइज़ जो है वो ओवर पावर कर देती है इसके मोटर की आवाज़ को। तो इंसुलेशन इज़ डिसेंट, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट, बट डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा परेशान आपको जो है वो ज़रूर नहीं करेगी। परफॉर्मेंस के मामले में ये काफ़ी अच्छे नंबर्स मैं इस गाड़ी को दूंगा। ये भले ही छोटी क्यों ना हो, बट परफॉर्मेंस बेहतरीन है। एक्चुअली इस सेगमेंट में आने वाली जो आइस गाड़ियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल स्विफ्ट हो गई, डिज़ायर हो गई, ये बिल्कुल वैसी ही चलती है चलाने में। अगर आप देखो तो जिस तरीके की स्पीड पकड़ती है, पिक पकड़ती है, वो बिल्कुल ही आइस इंजन जैसी ही स्पीड आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगी। जब लेन चेंज करते हैं तो जो इंडिकेटर है वो 3 बार ब्लिंक करता है, अनलाइक अदर OEMs जो 4 या 6 बार ब्लिंक करते हैं। मेरे ख्याल में टाटा में थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो ब्लिंक करता है, वो 6 बार ब्लिंक करता है। यहाँ पे 3 बार ब्लिंक करता है, जो कि लेन चेंज के लिए एक्चुअली एप्ट है। चलिए ओवरटेक करते हैं।
देखो जो स्टीयरिंग का फीडबैक है ना वो काफ़ी सेंसिटिव है। मैं ये कहूँगा कि बहुत ही लाइट वेटेड है, तो आप चाहो तो इसको एक उंगली से भी ईजिली चला पाओगे। तो सिटी कम्यूट के लिए ये फटीग वगैरह ज़्यादा देगी नहीं, तो उस चीज़ का ध्यान जो है वो यहाँ पर ज़रूर विनफास्ट ने रखा है। ईजी टू हैंडल है, गाड़ी जो है वो स्टेबल रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इसमें शिकायत नहीं है अनस्टेबिलिटी की, तो स्टेबल रहेगी इवन ऑन हायर स्पीड्स लाइक 80, 90, 100 के आसपास भी अगर आप चल रहे हो। अगर स्मूथ रोड है तो गाड़ी के अंदर अननेसेसरी की जो है बॉडी रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। एविडेंट ज़रूर है कि हल्का फुल्का आपको सस्पेंशन के साथ में प्ले होते हुए वो बॉडी रोल नज़र आएगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेट कर देगा या आपको अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करवाए। सो वी हैव टू टेक अ यू टर्न। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो मुझे ऐसे घूम कर यू टर्न मारना होगा। एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसका टर्निंग रेडियस है वो केवल 4 मीटर्स का टर्निंग रेडियस है, विच इज़ लेसर देन MG कॉमेट। भाई ये स्टेयरिंग व्हील सच में बहुत लाइट है, मतलब मुझे नहीं लगता मुझे इससे लाइटर स्टेयरिंग व्हील मैंने अपनी कभी ज़िंदगी में फील भी किया है। बहुत लाइट है यार ये, तो दिस इज़ गुड यार, मतलब तो अभी इसको नॉर्मल पे करते हैं। अब लेट्स सी, इसमें केवल इको मोड और नॉर्मल मोड दो ही मोड आते हैं, स्पोर्ट्स मोड नहीं आता इसके अंदर, तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। एंड इनफैक्ट रेंज में कोई ड्रॉप जो है वो नज़र नहीं आती है। अगर मैं इको पे कर रहा हूँ इसको तो 87 किलोमीटर तब भी है, और नॉर्मल पे कर रहा हूँ तब भी है, बिल्कुल MG कॉमेट जैसा। अगर आप उसके स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे ना तो रेंज मोर और लेस सेम ही दिखाएगी। लेट्स सी, इसके AC ऑफ करने पे रेंज पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। अगर मैं इसका AC भी ऑफ कर रहा हूँ तो रेंज जो है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम अक्सर MG कॉमेट में देखते हैं। शायद नहीं, हाँ, टियागो में चेंज होती है अगर आप AC ऑन या ऑफ कर रहे हो तो। अकॉर्डिंग टू द सेल्स पर्सन, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है इसके अंदर वो इको और नॉर्मल मोड पे चेंज होती है। एनीवेज, जो विजिबिलिटी है वो मिरर की बहुत ज़्यादा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें आप ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हुए देखोगे। तो ब्लाइंड स्पॉट के मामले में एक नंबर है भाई, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी ये। ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली में लगभग 0 के बराबर है। मुझे ORVM या C पिलर जो है वो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है ORVM में। एंड विजिबिलिटी देखो, वो वाला एंगल भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, उधर का भी एंगल दिखाई पड़ रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप हेयर पिन बेंड पर भी हो तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर नहीं आएगी। आपको सारे एंगल्स पता होगा, आपको किसी भी को ड्राइवर की जरूरत एक्चुअली में नहीं पड़ेगी। और ब्रेकिंग इज गुड, ब्रेक के मामले में कोई शिकायत मुझे जो है वो नजर नहीं आ रही है। और गाड़ी जो है वो हॉल्ट हो जाती है बहुत जल्दी। जो हॉर्न है, हॉर्न की जो पिच है दैट इज गुड, ठीक है, उसमें भी कोई शिकायत वगैरह मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। सस्पेंशन ज़रूर मुझे लगता है थोड़ा स्टिफर एंड पर है, क्योंकि यहाँ की सड़कें थोड़ी ठीक हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हल्का फुल्का रफ पैच आता है तो हल्की सी रेटलिंग नॉइज जो है वो इंट्रोड्यूस होती हुई तकरीबन 10,000 किलोमीटर जो है वो ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी है। तो सस्पेंशन रीट्वेक कर दे अगर विनफास्ट तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाए। फिर तो थोड़ा सा सॉफ्टर एंड पर अगर सस्पेंशन इसके हो जाए तो कंफर्ट भी बढ़ेगा। और जो अननेसेसरी की रेटलिंग नॉइज है ना, जो हार्डर सस्पेंशन की वजह से आती है, गाड़ी के अंदर थोड़ा सा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, वो जो है वो जरूर यहाँ पर कम हो जाएंगे। पर मुझे इस गाड़ी को चलाने में ना बहुत मजा आ रहा है। इट इज अ गुड कार टू बी इन गैराज भाई। ये लिटरली काफी पसंदीदा गाड़ी सी बनती हुई नजर आ रही है। इसका जो IRVM है, पीछे की विजिबिलिटी काफी अच्छी दिखाई दे रहा है एंड डे नाइट फंक्शन के साथ में आता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू। आप अगर इसे कंसिडर कर रहे हो ना फॉर सिटी कम्यूट, मेरे ख्याल में इससे बेटर ऑप्शन फिर जो है वो इंडिया में बचेगा नहीं। आप इसका एक तो इसका गाड़ी लाइक डिजाइन जो है वो इंडिया को काफी फेवर करेगा। एक एनवायरमेंट जरूर ये बनाएगी गाड़ी अगर ये इंडिया में आती है, एक एनवायरमेंट जो EV फ्रेंडली हो, ऐसा एनवायरमेंट जो है वो ये बनाने की, एक इकोसिस्टम बनाने में जो पहला स्टेप है ना, जो हम अक्सर मारुति सुजुकी को देखते थे कि यार कोई ऐसी गाड़ी आ जाए तो थोड़ा ट्विस्ट करते, जैसे हमने स्विफ्ट को देखा, फिर उनकी जो है वो बहुत सारी गाड़ियां आई, जैसे बलिनो आई, उसके बाद उनकी ग्रैंड विटारा आई, ब्रेजा आई, उन्होंने हल्का ना शिफ्ट किया, एक स्टेप अहेड दे दिया उस पर्टिकुलर सेगमेंट को। तो ये गाड़ी को मैं जरूर देख रहा हूँ वहां पर पोजिशन होते हुए, क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। एक तो इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन है जो इसको वैल्यू फॉर मनी बनाएगा, ये डेली कम्यूटर के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनती हुई नजर आएगी। एंड इसके अंदर ना सेफ्टी के एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे इसके अंदर हिल डिसेंट कंट्रोल भी आता है, इसके अंदर ABS EBD तो आती ही है। अभी ना विनफास्ट को काफ़ी टाइम हो चुका है, वैसे तकरीबन 10 साल हो गए हैं वियतनाम में या उससे भी ज़्यादा, लेकिन इन्होंने जो डोमिनेंस बनाया ना भाई इस मार्केट में वो काफ़ी गजब का है। मेरे सामने अगर आप देखोगे तो येलो कलर की विनफास्ट VF3 नज़र आ रही है और लोग इसको ना ह्यूजली मॉडिफाई करते हैं, जैसे उसने अलॉय भी लगाया विद वाइड टायर साइज और स्टिकर्स वगैरह जो है वो तमाम लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से ये गाड़ी आपको बहुत फेमस यहाँ पर जो है उस मार्केट में देखने को नज़र आएगी। यही माहौल जो है वो एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ इंडिया में इस गाड़ी
गाड़ी के साथ में, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें ऑफर कर रही हैं जो एक्चुअली आपकी लाइफ को सॉल्व करती है और ईजी बनाती है। आपकी डेली यूज़ के लिए गाड़ी बन सकती है, आपकी पार्टीज़ के लिए गाड़ी बन सकती है, इनफैक्ट आपके बच्चों के लिए जो 18 साल प्लस हुए हैं, उनको कॉलेज जाना है, उन सभी के लिए एक बेटर ऑप्शन बनती हुई नज़र आती है। जो दोनों पेडल हैं, ब्रेक पेडल एज वेल एज एक्सीलरेशन पेडल, उन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट जो डेड पेडल है वो सच में काफ़ी बड़ा है, और डेड पेडल बड़ा होने की वजह से ना आपके पास में और भी ज़्यादा फ्री स्पेस रहती है। आप इजीली जो है वो अपने पैर को रेस्ट कर सकते हो, तो आपका लेफ्ट पैर जो है वो कभी भी परेशान नहीं होगा यार। ये तमाम चीज़ें जो है वो यहीं पर आई MID पे जो है वो डिस्प्ले होती रहती हैं, जिनमें से कितने % चार्ज है, कितनी बैटरी बची है, कितना जो है वो आप किलोमीटर्स देखोगे, डिस्टेंस टू एम्प्टी, वो तमाम चीज़ें। ऑडोमीटर भी आपको यहीं से सेलेक्ट करना पड़ता है, तो देयर इज़ नो मैनुअल एडजस्टमेंट। अगर मैनुअल होता तो क्या ही बात होती, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाता है स्पेशली फॉर इंडियन पीपल। बट हाँ यार, ये गाड़ी मेरे को काफ़ी फैसिनेट कर रही है। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को रिकमेंड करनी है विनफास्ट को, वो अगर इम्प्रोवाइज हो जाए तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज बनता हुआ फॉर इंडियन पीपल, फॉर इंडियन कंज्यूमर्स डेफिनेटली बनेगा। 103 की 104 की जो है वो स्पीड, अभी मैंने थ्रॉटल पूरा खोला नहीं है, 104-5 तक ये ईजिली जाती है। ये देखना अभी आप, 104 हो गया है, 104, दिस इज द टॉप स्पीड भाई, गजब। विंड नॉइज ज़रूर गाड़ी के अंदर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होती है, अगर वो इंसुलेशन पे काम कर लें, थोड़ा और कैलिब्रेट कर लें इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से, जो इंडियन कंज्यूमर्स को चाहिए उसके हिसाब से, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर पैकेज फ़िलहाल तो इस सेगमेंट में खैर है ही, बहुत ही लिमिटेड पैकेजेस ही हैं, लिमिटेड व्हीकल्स ही हैं, बट इससे बेटर जो है वो डील नहीं हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा काम करेगी टू रिवॉल्यूशनाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, और मैं बहुत बार बोलूँगा इस सेंटेंस को। दिस इज़ द VF7 जो इंडिया के अंदर आती है, और ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज जो है वो लॉन्च किया था लास्ट ईयर। बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं बिक पा रही है, मेरे ख्याल में 300 यूनिट के आसपास दोनों ही गाड़ियाँ मिला के कर पा रही है, शायद विनफास्ट VF7 ही कर पा रही है। ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कंसिडर होती है कंपेरेटिव टू VF6, बट ठीक है, इसको भी ओवरटेक करते हैं और बताते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताने बोल गया, जो रियर का पार्किंग कैमरा है ना भाई, इस सेगमेंट में इतना अच्छा काम किया है विनफास्ट ने, बहुत अच्छे गाइडलाइंस आपको देता है वो पार्किंग कैमरा रिवर्स का, और अच्छा काम किया है यार उस पर। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं यार, मेरे को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हुई विनफास्ट के शोरूम में जाकर ये पूछने के लिए, और उन्होंने जो है वो अच्छे से मुझे केटर किया, अच्छे से मुझे बताया, सारी चीज़ें समझाई, एंड दे गेव मी 2 hours ऑफ देयर लाइफ जस्ट टू गेट दिस शूट डन। तो अ बिग शाउट आउट टू द शोरूम ओनर्स, टू द शोरूम एग्जीक्यूटिव्स आउट देयर, थैंक यू गाइस। ये जो सस्पेंशन की बात मैं आपको बता रहा था ना कि थोड़े स्टिफर है, मुझे लगता है कि ये थोड़े छोटे टायर साइज के साथ में ना बेहतर काम करेंगे, क्योंकि आपका सस्पेंशन ट्रेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो अननेसेसरी की वाइब्रेशन अभी गाड़ी के अंदर आ रही है ना ऑन सस्पेंशन, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। मेरा ऐसा मानना है। छोटे टायर साइज विद बिगर एंड ब्रॉडर साइड वॉल्स, उसकी वजह से ये काम ज़रूर बेहतर हो जाएगा यार। ये जो सीट्स जिन पे मैं बैठा हुआ हूँ वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, और इनफैक्ट MG कॉमेट से ज़्यादा ब्रॉडर सीट्स हैं ये, जिनकी वजह से आप लॉन्गर डिस्टेंसेस भी ना ईजिली कर पाओगे। तो ये थोड़ा सेंस बना रही है, स्पेशली ये जो आगे की 2 सीट्स हैं उनको लेके तो मैं बोलूँगा कि जब आप ऑफिस जा रहे हो, बहुत लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगे हुए हैं, तो ये आपको बिल्कुल फ्रेश रखेंगी जब तक आप अपने ऑफिस ना पहुँच जाओ। So this is the drive. Let's conclude guys. तो जरा बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो जो विनफास्ट VF3 एक्चुअली वियतनाम में आती है, उसके अंदर लगा हुआ है 18.64 किलोवाट का बैटरी पैक, जो LFP बैटरी है, और उसको फास्ट चार्ज होने में केवल 36 मिनट्स लगते हैं, जबकि अगर आप इसको नॉर्मल चार्जिंग करोगे तो तकरीबन 7 घंटा जो है वो एज पर कंपनी डिटेल्स होती हैं। ये रेंज क्लेम करती है 210 किलोमीटर्स की, एंड ये बैटरी साइज अगर कंपेयर करें हम कॉमेट से तो एक्चुअली बड़ा है, और रेंज के मामले में कॉमेट एक्चुअली 230 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, जबकि ये थोड़ा कम ऑफर करती है। अगेन अगर हम बात करें इसके पावर फिगर्स की तो 43 bhp ये प्रोड्यूस करती है, गिविंग 110 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लगभग सेम ही जितना एक्चुअली आपको MG कॉमेट ऑफर करती हुई नजर आएगी, वहाँ पर 42 bhp एंड 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। एक्चुअली MG उस पर अच्छे खासे ऑफर्स भी देती है, और MG ने उसके ऊपर बड़ी वारंटी आपको ऑफर करी है। आपके पास में बेस्ट सर्विसेज हैं, यानी ये 4.99 लाख रुपीस से ही आप उसको बैटरी एज सर्विस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो या खरीद सकते हो।
यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ये पॉसिबल है कि हम विनफास्ट VF3 को बैटरी एज सर्विस के तौर पर देखें? मुझे लगता है कि काफ़ी चांसेस इसके हैं, क्योंकि जब टू व्हीलर सेगमेंट में इनफैक्ट यहाँ पर MG के साथ साथ टाटा ने ये सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट कर दिए, तो विनफास्ट भी कहीं ना कहीं इन सर्विसेज के ऊपर काम कर रहा होगा। और बैटरी एज अ सर्विसेज के तौर पे अगर ये 4.99 इस कॉमेट्स प्राइस अगर आप देखें तो 4.29 या 4.49 लाख रुपीस के आसपास कहीं सेटल कर देती है। मेरे ख्याल में ये डील ब्रेकर हो जाएगी फॉर दोज पीपल। लोग जो है वो एक एक्स्ट्रा एज के तौर पर इस गाड़ी के साथ में देखेंगे। कहीं ना कहीं जो है वो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है दोस्तों। क्या है स्कोप, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका टायर का जो साइज़ है वो मुझे लगता है छोटा कर देना चाहिए, उससे कॉस्ट कटिंग भी ईजी होगी। टायर जो है वो एरोडायनामिक ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लेस वेटेड हो जाएगा, जिससे इसकी रेंज बढ़ेगी एंड रोलिंग रेजिस्टेंस भी जो है वो ज़्यादा रहेगी। अब रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स के ऊपर इस तरीके से भी डिपेंड करती है। अगर छोटा टायर हो विद ब्रॉडर साइड वॉल्स तो वो ज़्यादा अच्छा रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं, जिसकी वजह से रेंज बेहतरीन आती है, जो कि इस गाड़ी के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। छोटे मोटे आप अगर देखें फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम जो विंडो पैनल में आपको दिखा रहा था, हालांकि विनफास्ट की और गाड़ियों के साथ में इश्यूज़ कभी नहीं है, लेकिन अगर आप वो भी थोड़ा रिजॉल्व हो जाए तो मुझे लगता है एक एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव नेचर जो है ये बनाएगी कंपैरेटिव टू MG कॉमेट एंड टाटा टियागो। एंड इसकी अगर मैं मटेरियल क्वालिटी के बारे में बात करूं तो मेरे ख्याल में इसकी मटेरियल क्वालिटी वे अहेड है, बट MG कॉमेट के एट पार आने में अभी मुझे लगता है कि स्कोप बाकी है। MG कॉमेट की की फॉब, MG कॉमेट के इंटीरियर्स क्वालिटी, स्टीयरिंग क्वालिटी, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा फ्लॉलेस ज़्यादा अच्छी लगेंगी कंपैरेटिव टू विनफास्ट VF3 एटलीस्ट फॉर द प्रोडक्ट विच हैज़ बीन ऑफर्ड इन वियतनाम। बट इंडिया में आते आते बहुत सारे ट्रांजिशन जो है होने वाले हैं, जिनमें से एक बड़ी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, अगर विनफास्ट की टीम इसको देख रही है तो आप हेलोजन के साथ एक LED का भी सेटअप दें फॉर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही आने वाली है। अगर पॉसिबल है तो विनफास्ट एक्चुअली ये जो हुड है ना, इसको क्लोज्ड हुड की जगह ओपनेबल हुड रखे, और अगर स्पेस वहाँ पर मैनेज हो सके तो वहाँ पर एक छोटा सा फ्रंक बना सके, कुछ छोटा सा, भले ही वो 4-5 लीटर का ही क्यों ना हो, कुछ बॉटल्स ही आ सकें, कुछ छोटा सामान ही आ सकें, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर यहाँ पर प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगी। क्योंकि हमने कन्वेंशनली जो हमने गाड़ियाँ देखी हैं वो विद ओपनिंग हुड्स देखी हैं, उनके लिए अलग से टूल निकाल के तब खोलना वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। एंड इसीलिए विनफास्ट ने यहाँ पर जो वाइपर के लिए फ्लूइड है उसका स्लॉट इधर ही ऑफर किया गया है, ताकि ये हुड खोलने की एक्चुअली ज़रूरत ना पड़े। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है एक्चुअली, और आने वाले समय में रिवेंज टेकिंग फिनोमिना भी हो सकता है फॉर पीपल जो आस पड़ोस में आपसे चिढ़ने वाले लोग हैं, वो इजीली इसको खोलेंगे और कुछ और सॉल्यूशन डाल सकते हैं, कुछ कलरफुल सॉल्यूशन डाल दें, तो वो एक चैलेंज भी यहाँ पर आता है, उभर के आता है। दोस्तों ये गाड़ी मुझे बहुत प्यारी लग रही है। अगर अच्छी प्राइसिंग आती है, आई वुड लव टू हैव दिस कार एज माई डेली ड्राइव, आई वुड लव टू बाय दिस कार। ये मुझे काफ़ी फैसिनेट कर रही है एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स इस गाड़ी के अंदर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स इस गाड़ी के अंदर हैं, जो एक्चुअली ये लाइफ सेवियर बनाएगी इंडिया में आने के बाद। वो लोग जो अभी तक बाइक पर थे उससे स्विच करेंगे कार्स के ऊपर, ये उनमें से एक गाड़ी डेफिनेटली होने वाली है फॉर श्योर। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप प्लेइंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।